So today we'll be starting our new chapter which we call as states of matter. बहुत ही सिंपल इजी चैप्टर है, ठीक है, और इससे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो प्रोवाइडेड आप एग्जैक्टली बेसिक से स्टार्ट करोगे, ठीक। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर होता है, वॉल्यूम आपने सुना होगा, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उनके यूनिट्स क्या होते हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे वो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम एग्जैक्टली स्टेट्स ऑफ मैटर पे आएंगे। तो सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज यूनिट्स व्हिच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुना होगा प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, ठीक है। प्रेशर होता क्या है सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए आप, अगर मैं सिंपल सा एक कंटेनर लेता हूं, कंटेनर में लेट्स से आई एम कीपिंग गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर। इस कंटेनर में मैंने गैस मॉलिक्यूल्स रख लिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंटेनर लिया है मैंने, लेट्स से मैं इसका एक वॉल कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला वॉल मैंने कंटेनर का कंसीडर किया। लेट्स से इस वॉल का एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स से इस एरिया का वॉल इस वॉल का एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now simply what I'll be doing is I'll be dividing this wall into 10 equal parts. इसके कितने equal parts करने हैं मैंने? इसके मैं 10 equal parts करूंगा। अगर मैं इसके 10 equal parts करके एक पार्ट कंसीडर करूंगा, ये छोटा सा पार्ट मैंने कंसीडर कर लिया, क्या इसको बोल सकता हूं मैं इस छोटे से पार्ट का एरिया विल बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बोलूंगा मैं यूनिट एरिया। व्हाट डू आई कॉल दिस एज? यूनिट एरिया। नाउ as per the property of gas is concerned, we know gas molecules are always in continuous random motion, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स एक तो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे और एट द सेम टाइम गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जब गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, ये गैस मॉलिक्यूल्स कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे वॉल्स पे, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे वॉल्स पे। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स कितना फोर्स एक यूनिट एरिया पे एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बेसिकली हम प्रेशर। सो व्हाट इज सिंपली प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग, इट इज जस्ट द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इज दैट क्लियर? एक यूनिट एरिया पे गैस मॉलिक्यूल्स कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाट वी कॉल एज प्रेशर। अब प्रेशर का फर्स्ट ऑफ ऑल एसआई यूनिट क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल, राइट। प्रेशर के और भी यूनिट्स सुने होंगे आपने, लाइक एटीएम एटमॉस्फेयर, या आपने सुना होगा बार, या आपने सुना होगा टॉर। इज दैट क्लियर? प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स के बीच में रिलेशन आपको याद रखनी है जो कि हम आगे प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। और है क्या वो रिलेशन? आप सिंपल याद रखोगे, 1 atm is always equal to 1.013 bars, 1.013 bar, right? Which is also equal to 1.01325 multiplied by 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को आप क्या बोलते हैं? इसको आप पास्कल्स बोलते हो, ठीक है। which is also equal 760 mm of Hg, ये भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। and which is also equal to 760 torr, ठीक। ये सिंपल रिलेशन आपको याद रखनी है प्रेशर के यूनिट्स के बीच में। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये क्यों याद रखनी है? बिकॉज़ जब भी मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा आपको, उस टाइम पे हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूनिट कन्वर्जन आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आएंगे, आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो प्रेशर के आपको ये यूनिट्स याद रखना है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी एक चीज की बात करूं, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए आप, वॉल्यूम भी आपको पता होगा, डिस्कस किया होगा आपने, ठीक है। वॉल्यूम होता क्या है बेसिकली, ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक। इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है वॉल्यूम की, द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव। गैस मॉलिक्यूल्स के पास कितनी फ्री स्पेस अवेलेबल होती है मूव करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज मुझे यहाँ पे वॉल्यूम के यूनिट्स पता होने चाहिए। और वॉल्यूम के यूनिट्स क्या है अगर आपको पता होगा, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का एसआई यूनिट इज मीटर क्यूब। और वॉल्यूम के और भी बहुत सारे यूनिट्स है, और उनके बीच में आपको रिलेशन पता होनी चाहिए। और क्या रिलेशन है? आप सिंपल एक स्टेटमेंट याद रखोगे, 1 decimeter cube is always equal to 1 liter, which is always equal to 1000 milliliters, which is always equal to 1000 centimeter cube, which is also equal to what? Which is also equal to 1000 cc. And ये cc यहाँ पे क्या है? This is what we call as cubic capacity. Cubic capacity. Is
दैट क्लियर? ये आप सिंपल रिलेशन याद रखोगे वॉल्यूम के यूनिट्स के बीच में, क्लियर? ठीक। अब सिमिलरली आपने एक और टर्म पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हो? टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होता है? टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, या तो हम टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, या तो टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, या तो टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, ठीक है? अब उनके बीच में रिलेशन भी आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी, ठीक है? और वो रिलेशन आपको याद रखनी है, ठीक है? वो है क्या बेसिकली? देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर का एसआई यूनिट हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? केल्विन से। किससे? केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड? रिमेंबर ऑलवेज टेम्परेचर इन केल्विन इज ऑलवेज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ये एक रिलेशन है। जब भी आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा और आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना है? केल्विन में। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक? इसके बाद एक और रिलेशन है, वो क्या है? देखिए आप, यहां पर लिखूंगा मैं डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू F minus 32 divided by 9. Degree centigrade divided by 5 is equal to F minus 32 divided by 9. This is the relationship between temperature in degree centigrade and temperature in Fahrenheit. Is that clear? ठीक है? तो ये दो चीजें आपको, ये दो फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब भी मैं इस चैप्टर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूंगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ गैस की बात करूंगा, मैं अमाउंट ऑफ गैस को इस चैप्टर में हमेशा मैं रिप्रेजेंट करूंगा मोल्स के टर्म्स में। किसमें? मोल्स के टर्म्स में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमेशा यहां पर इस चैप्टर में मोल्स के टर्म्स में डिस्कस किया जाएगा। मोल्स, जब भी मैं बोलूंगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द मोल्स ऑफ द गैस व्हिच आई हैव टेकन इनसाइड द कंटेनर, ठीक है? तो चैप्टर डिस्कस करने से पहले ये सभी रिलेशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? ये रिलेशंस आप सीधे याद करना, बिकॉज़ आगे जब आप देखोगे प्रॉब्लम्स में हम यूज करेंगे ये वाली रिलेशंस। अगर आपको ये याद नहीं होंगे, आपसे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगे, आपके आंसर्स हमेशा गलत आने वाले हैं, ठीक है? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर व्हिच वी कॉल एज स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैस लॉज। और गैस लॉज डिस्कस करने से पहले आपने बेसिक फिजिक्स में, जब आपने फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, बेसिक टूल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है? उसमें आपने सीखे होंगे कि ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दूंगा वो ग्राफ्स कैसे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे मुझे ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर पता होगा, आप y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बना सकते हो, आप y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ बना सकते हो, आप y इज इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ बना सकते हो। सिमिलरली आप y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ बना सकते हो, ठीक? और यहां पे हमें और कौन सा ग्राफ काम में आएगा? यहां पे हमें y इज इक्वल टू लेट्स से kx स्क्वायर, इसका ग्राफ भी काम में आएगा। और एक y इज इक्वल टू e raised power x, y is equal to e raised power x। इन सभी फंक्शंस के आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ्स बनाने आने चाहिए, ठीक है? क्यों? बिकॉज जब मैं आपको लॉज पढ़ाऊंगा, गैस लॉज में हमेशा हमें क्या करना पड़ता है? हमें प्लॉट करने पड़ते हैं कर्व्स। कर्व्स के किस फॉर्म में होते हैं? कर्व्स या तो इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा, या कर्व इस फॉर्म में होगा। आई मीन इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 के बगैर आपको कोई और कर्व यहाँ पे याद नहीं रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मुझे ग्राफ प्लॉट करना होगा y और x के बीच में, किस के बीच में? y और x के बीच में। और फंक्शन के आपके पास y is equal to mx। y is equal to mx का ग्राफ ऑलरेडी आपको पता होगा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये m क्या होता है यहाँ पे? m is what we call as slope, m is what we call as slope। ये जो कर्व आपका बन रहा है, ये कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंगल बना रहा होगा with the positive x axis, that too in anti-clockwise direction, ठीक है? First of all, ये जो मैंने कर्व प्लॉट किया, let's say it's making the angle theta with the positive x axis in anti-clockwise direction। अगर आपके पास ये एंगल है, क्या आप यहाँ पे tan थीटा बता सकते हो? इसी एंगल का आपको क्या करना है? इस एंगल का आपको tan वैल्यू लेना है, आपके पास इस कर्व का क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा, ठीक है? So this is the simple curve for the equation y is equal to mx। Similarly, आपके पास y is equal to mx plus c कर्व होता है, ठीक है? y is equal to mx plus c का कर्व कैसा होता है वो देखिए आप। For example, this is y, this is x, ठीक है? y is equal to mx plus c का कर्व, this will be a straight line, but this straight line won't be passing through the origin। This straight line won't be passing through the origin। देखिए आप, first of all, m मैंने अभी आपको बोला m होता क्या है? m is nothing, it is what? This is what we call the slope। Is that clear? Slope के लिए आपको ऑलरेडी पता है, क्या आपको पता होना चाहिए? आपको ये एंगल थीटा पता होना चाहिए। अगर आप इस थीटा एंगल का tan वैल्यू लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा?
आपके पास इस कर्व का स्लोप आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब आप एक और चीज यहां पे देख सकते हो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, जो रिप्रेजेंट किया जाता है c से, ठीक है। जो c यहां पे होता है, व्हाट इज दिस व्हाट वी कॉल एज इंटरसेप्ट, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू mx minus c, y इज इक्वल टू mx minus c, ठीक। इसका कर्व कैसा होता है ये भी आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज y, दिस इज x, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक। अब y is equal to mx minus c का स्लोप कैसा, आई मीन कर्व कैसा होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इंटरसेप्ट यहां पे ये वाला होता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट यहां पे बोलते हैं। इज दैट क्लियर। सिमिलरली आपने y is equal to kx स्क्वायर का भी कर्व पढ़ा होगा, पैराबोलिक कर्व होता है, कैसा होता है देखिए आप, अगर मुझे y is equal to, फॉर एग्जांपल दिस y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, राइट। अगर आपको y is equal to kx स्क्वायर का कर्व बनाना पड़ेगा तो कर्व इसका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और हमेशा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमेशा बात करेंगे यहां पे। इज दैट क्लियर। तो ये किसका कर्व है यहां पे आपके पास, दिस इज y is equal to kx स्क्वायर का कर्व। ये कौन सा था, दिस वाज y is equal to mx plus c, this is y is equal to mx minus c, ठीक है। एंड दिस इज द कर्व फॉर y is equal to kx स्क्वायर। Similarly, y is equal to minus mxc का भी आपको कर्व आना चाहिए, ठीक है। इसका कर्व कैसा होता है, see, if this is y axis, this is x axis, ठीक है। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव, ठीक है। इसका कर्व भी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये ऐसा कुछ होता है। Is that clear? And this curve is valid for y is equal to minus mx plus c. Is that clear? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करूँ, उसको क्या बोलता हूँ, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, जो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, c से रिप्रेजेंट कर रहा है। Similarly, y is equal to e raised power x. y is equal to e raised power x का कर्व कैसा होता है, या आप इन जनरल लिखो y is equal to k times e raised power x, ठीक है। इसका कर्व कैसा होता है वो देखिए आप, this is for example y, this is x, ठीक है। इसका कर्व will be always something like this, clear। और ये कर्व किसका है, y is equal to k e raised power x. Is that clear? First of all, ये कर्व्स आपको आने चाहिए, y is equal to mx, straight line passing through origin, y is equal to mx plus c, straight line that won't be passing through the origin, वो origin से थोड़ा ऊपर start हो रहा होगा। y is equal to mx minus c, straight line not passing through the origin, origin से थोड़ा नीचे start हो रहा होगा, ठीक है। y is equal to minus mx plus c, that means slope कैसा होगा, slope negative होगा। Similarly, y is equal to x square, for example kx square, या किससे मैंने रिप्रेजेंट किया, y is equal to kx square, y is equal to kx square का कर्व कैसा होता है, पैराबोलिक कर्व, starting from the origin, ठीक। अब सिमिलरली y is equal to k e raised power x, इसका भी कर्व मैंने यहां पे बना लिया। Where is that? This is the curve for y is equal to e raised power x. Is that clear? Now let's move to our actual topic, जो हमें यहां पे states of matter में डिस्कस करना है, ठीक है। अब हेडिंग डालो यहां पे गैस लॉज। देखिए आप, गैस लॉज में सबसे पहले जो हमें लॉ डिस्कस करना है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट पहले लिखे आप, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. Pressure is inversely proportional to volume, right? ऑलरेडी आपने डिस्कस किया हुआ होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमेशा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या इसको मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। आई कैन राइट इट एज pressure is inversely proportional to volume, but this statement is valid at constant temperature. And see, first of all, if you look at the definition, for a fixed amount of gas, अमाउंट ऑफ गैस आपने फिक्स कर लिया, मतलब अमाउंट ऑफ गैस को फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट किससे करता हूं मैं, मोल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो भी गैस लूंगा मैं उसके मोल्स में फिक्स कर रहा हूं, कांस्टेंट कर रहा हूं, मैं मोल्स के साथ कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बॉयल्स लॉ कैसे आपको समझ आएगा, देखो सिंपल सा एक लॉ है,
आप एक कंटेनर लोगे, क्या करोगे आप, एक कंटेनर लोगे आप, यहां पे आपने सिंपल एक पिस्टन रख लिया, जो ऊपर भी जा सकता है ये पिस्टन, ये नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अब इसी में क्या कर लिया आपने, यहां पे आपने गैस मॉलिक्यूल्स रख लिए। व्हाट हैव यू डन, यहां पे आपने गैस मॉलिक्यूल्स रख लिए, मतलब अमाउंट ऑफ गैस आपने जो रखी है यहां पे, उसका अमाउंट आपने फिक्स कर लिया, ठीक है। लेट्स से आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, कितने मोल्स ऑफ गैस है आपके पास, n मोल्स ऑफ गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर द बॉयल्स लॉ इज कंसर्न, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गैस आपने कंटेनर में रखी है उसका टेंपरेचर आपको कांस्टेंट रखना है, मतलब टेंपरेचर को आपको चेंज नहीं होने देना है। फॉर एग्जांपल, आई एम कीपिंग द टेंपरेचर एज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना टेंपरेचर रखा मैंने, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर मैंने टेंपरेचर यहां पे फिक्स कर लिया, 25 डिग्री कांस्टेंट रख लिया, मतलब मुझे टेंपरेचर को चेंज नहीं होने देना है यहां पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है। अब इसके बाद प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, सिमिलरली प्रेशर कम करने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब पहली चीज जो मैंने बोली आपको, प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कैसे कम होगा, देखो कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इस कंटेनर में फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंटेनर में क्या है, गैस प्रेजेंट है, गैस मॉलिक्यूल्स विल बी इन कंटीन्यूअस रैंडम मोशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, एक तो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे गैस मॉलिक्यूल्स, और एट द सेम टाइम कंटेनर के वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इस गैस का कुछ प्रेशर होगा, मतलब ये गैस कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा कंटेनर के वॉल्स पे। अब मैं क्या आपको बोल रहा हूं, अगर आप टेंपरेचर कांस्टेंट रखोगे, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेशर यहां पे आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, या तो आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी है, आई मीन बाहर से आपको एनर्जी इस सिस्टम को सप्लाई करनी है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, दैट मींस नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए, और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने से क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। बट ये मैं कैसे कर रहा हूं, जब मैं बाहर से एनर्जी दे रहा हूं, और जब मैं बाहर से एनर्जी दूंगा, क्या गैस का टेंपरेचर इंक्रीज नहीं होगा, डेफिनेटली गैस का टेंपरेचर इंक्रीज होगा। बट मुझे गैस के टेंपरेचर को इंक्रीज नहीं होने देना है, मुझे टेंपरेचर यहां पे क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, मुझे गैस के टेंपरेचर को इंक्रीज नहीं होने देना है, ना डिक्रीज होने देना है, समझ लो। इसलिए मुझे यहां से बाहर से कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। अब प्रेशर इंक्रीज करने का और कौन सा तरीका आपके पास, देखिए आप, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास, आप इमेजिन करो आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में गैस रख लिया आपने, ठीक है। जितने गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उतने उनके बीच में कोलिजन्स कम होते हैं, और जितने कोलिजन्स कम होते हैं उतना प्रेशर कम होता है। सिमिलरली, जितने गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, उतने नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए उतना प्रेशर ज्यादा होता है। दैट मींस अगर मुझे यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर बढ़ाना होगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना था, या तो टेंपरेचर रेज करना था, बट मुझे टेंपरेचर रेज नहीं करना है, मुझे टेंपरेचर कांस्टेंट रखना है। तो और एक तरीका कौन सा मेरे पास, मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे गैस मॉलिक्यूल्स को किसी तरीके से क्लोज बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेशर बढ़ाने के लिए मुझे पिस्टन को ऊपर ले जाने के नीचे लाना है, पिस्टन को डेफिनेटली मुझे नीचे लाना है। पिस्टन को नीचे लाने से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, मॉलिक्यूल्स जब क्लोज आएंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तब प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो प्रेशर बढ़ाने का यहां पे तरीका कौन सा है, इस पिस्टन को नीचे आना है, पिस्टन को नीचे आना है। लेट्स से पिस्टन पहले यहां पे था, अब जब आपने पिस्टन को नीचे लाया, लेट्स से पिस्टन यहां तक पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया, यहां इस लेवल तक पहुंच गया, ठीक है। इस लेवल तक जब पिस्टन पहुंच गया, क्या गैस का प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, डेफिनेटली गैस का प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। बट जब आपने गैस का प्रेशर इंक्रीज किया, कैसे इंक्रीज किया, जब आपने पिस्टन को नीचे लाया, इवेंचुअली यहां पे हुआ क्या, बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं गैस का वॉल्यूम कम हो गया। इज दैट क्लियर? दैट मींस अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, बट कांस्टेंट टेंपरेचर पे। टेंपरेचर क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना। इज दैट क्लियर? सो यही स्टेटमेंट किसने बोला है, बॉयल्स लॉ ने, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको यहां पे प्रेशर कम करना होगा, प्रेशर क्या करना होगा, कम करना होगा, क्या पिस्टन को ऊपर जाना चाहिए कि नीचे आना चाहिए, पिस्टन को ऊपर जाना चाहिए, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे और नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर इवेंचुअली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और प्रेशर के कम होने से, प्रेशर आप कम कैसे कर रहे हो, जब पिस्टन को ऊपर ले जा रहे हो, ठीक है, जब पिस्टन को आप ऊपर ले रहे हो, बेसिकली हो क्या रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, और प्रेशर के कम होने से एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, क्या वही गैस का वॉल्यूम होता है, डेफिनेटली वही गैस का वॉल्यूम होता है। तो दैट मींस अगर मैं प्रेशर कम करूंगा, प्रेशर के कम करने से वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। करेक्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल P is inversely proportional to V at constant temperature. Clear?
अब इसके बाद इसको लिख सकता हूं मैं P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय V, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया मैंने इक्वालिटी से, राइट। और इस K को बोलूंगा यहां पे मैं बॉयल्स कांस्टेंट। व्हाट डू आई कॉल दिस एज बॉयल्स कांस्टेंट, ठीक। अब इसी को यहां पे और एक फॉर्म में भी लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू K, PV इज इक्वल टू K, K क्या है यहां पे कांस्टेंट। और इस इक्वेशन को बोलता हूं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, जो हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा, जब भी आपके पास कोई प्रोसेस होती है कांस्टेंट टेंपरेचर पे, उस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या ये जो मैं प्रोसेस यहां पे कर रहा हूं, मैं बेसिकली कंप्रेशन और एक्सपेंशन कर रहा हूं, ये कब कर रहा हूं मैं? जब मैं टेंपरेचर कांस्टेंट रख रहा हूं। तो बेसिकली आपके पास ये कौन सी प्रोसेस है? आपके पास एग्जांपल है एक आइसोथर्मल प्रोसेस की। इज दैट क्लियर? और आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? अगर आपको याद होगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट वी कॉल एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ state for which process? For isothermal process. For isothermal process. Correct? अब इसके बाद ये तो एक इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। नंबर सेकंड क्या है वो देखिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरे पास ये कंटेनर था, मेरे पास ये फॉर एग्जांपल कंटेनर था जिसमें क्या रख लिया मैंने? इसमें मैंने गैस रख ली है और गैस के नंबर ऑफ मोल्स मैंने फिक्स कर लिए। मैं गैस के नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं कंटेनर पूरा क्लोज रख रहा हूं, कहीं पे लीकेज नहीं है। समझ रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से टेंपरेचर मैंने क्या रख लिया इस कंटेनर का, इस गैस का मैंने कांस्टेंट रख लिया, ठीक। लेट्स से द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज P1। प्रेशर किसके बराबर है? P1। जब प्रेशर P1 था इस गैस का, लेट्स से उस टाइम पे वॉल्यूम गैस ने कितना ऑक्यूपाई करा हुआ है? V1, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इस गैस के लिए मैं बॉयल्स लॉ लिख सकता हूं? डेफिनेटली। बॉयल्स लॉ की कौन सी स्टेटमेंट लिखूंगा मैं यहां पे? PV इज इक्वल टू K। अब P के बदले यहां पे क्या आ जाएगा? P1। V के बदले क्या आ जाएगा? V1। तो यहां पे मैं बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू K। किस गैस के लिए? जो यहां पे राइट नाउ व्हिच इज एट दिस स्टेट। एट दिस स्टेट मतलब जिसका प्रेशर P1 था और जिसका वॉल्यूम कितना था? जिसका वॉल्यूम V1 था। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कांस्टेंट टेंपरेचर पे अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूं, क्या प्रेशर चेंज हो जाएगा? डेफिनेटली प्रेशर चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा और इवेंचुअली उनका प्रोडक्ट अभी भी क्या आएगा? वो अभी भी कांस्टेंट के बराबर आएगा। मतलब देखो, अगर फॉर एग्जांपल PV की वैल्यू लेट्स से 50 के बराबर है, किसके बराबर है? 50। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट 50 के बराबर है, ठीक। लेट्स से प्रेशर यहां पे 10 के बराबर है, यूनिट्स अभी नहीं ले रहा हूं मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक है। लेट्स से प्रेशर किसके बराबर है? 10। वॉल्यूम लेट्स से 5 के बराबर है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया? 50 हो गया, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं प्रेशर कम कर रहा हूं, लेट्स से प्रेशर मैं 10 से कहां ले जा रहा हूं? प्रेशर मैं 10 से 5 तक ले जा रहा हूं। इज दैट क्लियर? प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? वॉल्यूम अब अकॉर्डिंगली उतना बढ़ेगा कि यहां पे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम 10 के बराबर आ जाएगा और इनका प्रोडक्ट अभी भी किसके बराबर आएगा? 50 के बराबर ही आएगा। दैट मींस अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम इवेंचुअली वॉल्यूम साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा साइमल्टेनियसली। कितना डिक्रीज होगा? सच दैट PV का वैल्यू P मल्टीप्लाइड बाय V अभी भी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट के बराबर ही आएगा। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस स्टेट पे प्रेशर कितना था गैस का? P1, वॉल्यूम कितना था? V1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल P1 V1 किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो पैरामीटर्स में से कोई एक पैरामीटर चेंज करूं, क्या मैं बोल सकता हूं दूसरा अपने आप ही चेंज हो जाएगा एट कांस्टेंट टेंपरेचर? डेफिनेटली। अगर मैं फॉर एग्जांपल यही कंटेनर में ले रहा हूं जिसका मैंने प्रेशर चेंज किया, लेट्स से पहले प्रेशर P1 था, अब कितना? अब प्रेशर P2 होगा। अब प्रेशर कितना होगा? P2। अगर मैंने प्रेशर चेंज किया, क्या वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। लेट्स से वॉल्यूम V2 के बराबर हो जाएगा। बट यहां पे P2 V2 की वैल्यू अभी भी किसके बराबर आ रही है? कांस्टेंट के बराबर ही आ रही है। जिसके अगर आपने प्रेशर बढ़ाया होगा यहां पे, वॉल्यूम अकॉर्डिंगली क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा, सच दैट इन दोनों का प्रोडक्ट अभी भी किसके बराबर आएगा? उसी सेम कांस्टेंट के बराबर आएगा। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल दिस वाज योर स्टेट 1, नाउ दिस इज द स्टेट 2 फॉर द गैस। इज दैट क्लियर? सी वी नो P1 V1 is equal to K, P2 V2 is equal to K. Can I say P1 V1 is equal to P2 V2? Is that clear? ये स्टेटमेंट भी आप याद रखोगे जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो बॉयल्स लॉ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये वाला स्टेटमेंट यूज किया करेंगे। P1 V1 is always equal P2 V2, but this is valid at constant temperature. Is that clear? So this was all about what? Boyle's law.
अब बॉयल्स लॉ से क्वेश्चंस किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं? देखो, अगर बॉयल्स लॉ से क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ग्राफिकल फॉर्म से पूछा जाता है। और क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखें। देखिए, अभी तक हमने कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ी? सबसे पहले P is equal to K divided by V. P is equal to K divided by V. Number second was PV की value is constant. Number third is P1 V1 is equal to P2 V2. और तीनों इक्वेशन कहां पे वैलिड है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड है। ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे यहां पे एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करना है, बात समझना, ठीक है? मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। किस किस के बीच में? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन कंसीडर करूंगा, व्हिच इज P is equal to K divided by V. P is equal to K divided by V. ठीक है? जब भी मुझे दो वेरिएबल्स का ग्राफ प्लॉट करना होता है which are inversely proportional to each other, what is the nature of the curve? The nature of the curve is rectangular hyperbola. अगर आपको याद होगा, ठीक है? जब भी मुझे दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होता है and those two variables they are what? They are inversely proportional to each other. What is the nature of curve? Nature of curve is rectangular hyperbola. मतलब मैं यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, कर्व प्लॉट कर रहा हूँ। और जब भी मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व प्लॉट करता हूँ as per Boyle's law, मुझे कौन सी टर्म कंसीडर करनी पड़ती है? टेम्परेचर कंसीडर करनी पड़ती है। Is that clear? Let's say this curve was made at temperature T1. This curve was made at temperature T1. Similarly, अगर मेरे पास एक और कर्व बन जाता है ऐसे, let's say this curve is made at temperature T2. Similarly, this curve is made at temperature T3. ठीक है? ये मैंने तीन डिफरेंट कर्व्स बनाए, तीन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। समझ लो आप? अब मुझे बताना है यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर कम होगा। ठीक है? इसका जो एक्चुअल मेथड है दैट इज स्लोप मेथड। हमें स्लोप चेक करना होता है, बट आप वैसा कुछ नहीं करोगे। यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक आप याद रखोगे, उससे इजीली आप बता सकते हो कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर कम होगा। ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर इज, यहाँ पे आप हमेशा क्या किया करोगे, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया करोगे पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पे पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। इज दैट क्लियर? स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर ली व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। जब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी होगी, इस स्ट्रेट लाइन ने इन कर्व्स को इन पॉइंट्स पे कट किया होगा डेफिनेटली। ठीक है? लेट्स से इस पॉइंट पे यहां पे ये किस टेंपरेचर बन रहा है? T1। लेट्स से इस पॉइंट पे यहां पे प्रेशर बराबर था P1 के, इस पॉइंट पे प्रेशर बराबर है P2 के, सिमिलरली इस पॉइंट पे प्रेशर बराबर है P3 के। किया क्या आपने सिंपली एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। आपने ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आपने देखा y एक्सिस की वैल्यू, टेंपरेचर T1 पे प्रेशर कितना है? P1, सिमिलरली टेंपरेचर T2 पे प्रेशर P2, टेंपरेचर T3 पे प्रेशर P3। इज दैट क्लियर? क्या लुकिंग एट द y एक्सिस, ऑन लुकिंग एट द y एक्सिस, ऑन लुकिंग एट द प्रेशर एक्सिस, आप मुझे इजीली बता सकते हो, कैन आई से P3 इज ग्रेटर देन P2 व्हिच इज ग्रेटर देन P1? डेफिनेटली P3 की वैल्यू ज्यादा है, P2 की वैल्यू कम है, P1 की वैल्यू उससे कम है। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन तो आपने पढ़ी होगी, PV is equal to what? PV is equal to nRT, या इसी को लिख सकता हूं मैं P is equal to nRT divided by V, nRT divided by V. Is that clear? Now, जब मैंने लाइन ड्रॉ करी मैंने पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। ये लाइन ड्रॉ करना मतलब मैं कौन सी टर्म यहाँ पे कांस्टेंट रख रहा हूं, मैं वॉल्यूम की एक ही वैल्यू रख रहा हूं। मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहा हूं, वॉल्यूम की एक ही वैल्यू रख रहा हूं मैं, मतलब मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया। अगर वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, ठीक है? कैन आई से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। इज दैट क्लियर? मतलब अगर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी दैट मींस टेंपरेचर की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर प्रेशर की वैल्यू कम होगी दैट मींस टेंपरेचर की वैल्यू कम होगी। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑलरेडी देख लिया है कि प्रेशर्स के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, P3 is greater than P2 which is greater than P1 and we got to know pressure is directly proportional to temperature। अगर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी तो टेंपरेचर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो दैट मींस यहां पे टेंपरेचर की कैसी रिलेशनशिप होगी, यानी से सेम रिलेशनशिप होगी, T3 should be greater than T2 which should be greater than T1। इज दैट क्लियर? तो ऐसे आप चेक करते हो यहां पे कौन सा टेंपरेचर ज्यादा है, कौन सा टेंपरेचर कम है।
इज दैट क्लियर? तो सिंपली आपको याद क्या रखना है, आप एक लाइन ड्रॉ किया करोगे, अकॉर्डिंगली आपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। अब लाइन ड्रॉ करने से कौन सा पैरामीटर आप कांस्टेंट रख रहे हो, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, दैट मींस इन तीनों टर्म्स के बदले कांस्टेंट आ जाएगा। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट, टेंपरेचर। जो रिलेशन यहां पे प्रेशर्स की होगी वही रिलेशन किसकी होगी, वही रिलेशन टेंपरेचर्स की होगी। इज दैट क्लियर? अब अगर ये कुछ ऐसा आया होता, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर, जो कि अभी नहीं आया, अगर आया होता तब, अगर प्रेशर यू वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर, दैट मींस जो रिलेशन यहां पे प्रेशर्स की होती उनकी ऑपोजिट रिलेशन किसकी होती, टेंपरेचर्स की रिलेशन। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने देख लिया अभी P3 is greater than P2 which is greater than P1. नाउ अगर यहां पे प्रेशर वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर, जो कि नहीं है, अगर होता तब, अगर यहां पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर होता, तब जो रिलेशन प्रेशर्स के बीच में होती उसकी ऑपोजिट रिलेशन किनकी होती, टेंपरेचर्स की। तो यहां पे लिखता मैं T3 is less than T2 which is less than T1. Is that clear? ठीक है? तो ये एक टाइप ऑफ कर्व आपके पास आ गया। अब यहां पे बॉयल्स लॉ पे बहुत सारे कर्व्स आपके पास बनते हैं, और वो कर्व कैसे बनते हैं वो देखिए आप। ऑलराइट गाइस, तो बॉयल्स लॉ पे जो ग्राफ्स बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से ग्राफ्स बनेंगे बॉयल्स लॉ पर, पहले ये डिस्कस करते हैं हम, ठीक है? और इन्हीं ग्राफ्स में से मेनली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको यहां पे ग्राफिक प्लॉट करना होगा बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर, कौन से लॉ की बात कर रहा हूं मैं, बॉयल्स लॉ की। और बॉयल्स लॉ कहां पे होता है, कांस्टेंट टेंपरेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको P वर्सेस ग्राफ बनाना होगा, अभी हमने देखा P वर्सेस V ग्राफ कैसा होता है, इट इज काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अब अगर आपको P वर्सेस 1/V ग्राफ बनाना होगा, P वर्सेस 1/V ग्राफ बनाना होगा, रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपको कोई भी ग्राफ बनाना होगा उस टाइम पे क्या करोगे आप, उस टाइम पे यू विल बी ऑलवेज स्टार्टिंग विद द बेसिक इक्वेशन। आप बेसिक इक्वेशन यूज करके जो कोई भी ग्राफ आपसे पूछा गया हो, आप बेसिक इक्वेशन यूज करके वो ग्राफ बना सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको यहां पे बनाना क्या है, P और 1/V के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो अलोंग y एक्सिस आप क्या प्लॉट कर रहे हो, P, अलोंग x एक्सिस क्या प्लॉट कर रहे हो, 1/V। You will be starting with the basic equation. And what is our basic equation for Boyle's law? P is equal to what? K divided by V. या इसी को लिख सकता हूं मैं, P is equal to K times 1/V. Is that clear? ठीक है? We know pressure and volume, these are inversely proportional to each other. But if I am talking about pressure and 1/V, pressure and 1/V, can I say pressure and 1/V? These are directly proportional to each other, right? जब भी मैं ऐसे लिखता हूं कोई स्टेटमेंट y is equal to 1/x, यहां पर मैं दो चीजें कंक्लूड कर सकता हूं। एक, या मैं बोल सकता हूं y is inversely proportional to x, या दूसरी चीज क्या होती है, मैं बोल सकता हूं y is directly proportional to 1/x. Is that clear? तो यहां पे अगर मुझे ग्राफ किसका बनाना है, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है P वर्सेस 1/V, P वर्सेस 1/V। अगर आप देख रहे हो अलोंग y एक्सिस आप प्रेशर प्लॉट कर रहे हो, अलोंग x एक्सिस आप 1/V प्लॉट कर रहे हो। Is that clear? जरा आप खुद ही बता सकते हो ये किस फॉर्म में आ गया, दिस इज y, ये हटा दो आप, ठीक है? y is equal to, ये आ गया x और k क्या आ गया m, y is equal to mx, y is equal to mx का आपको ऑलरेडी पता है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। Is that clear? ये हो गया आपका ग्राफ बिटवीन P एंड 1/V इन केस ऑफ Boyle's law, इन केस ऑफ Boyle's law। नंबर थर्ड, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा बिटवीन P/V एंड 1/V स्क्वायर, ठीक है? P/V और 1/V स्क्वायर के बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा वो देखिए आप। देखिए, अभी मैंने आपको बोला you'll be always starting with the basic equation, and what is the basic equation? Your basic equation is P is equal to K/V. P is equal to what? K divided by V. अभी आपको along x axis क्या प्लॉट करना है, सॉरी along y axis आपको P/V प्लॉट करना है, along x axis आपको 1/V स्क्वायर प्लॉट करना होगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहां पे P है, इसको आप P/V के फॉर्म में बनाओ। कैसे बना सकते हो, अगर यहां से भी आप डिवाइड V से करोगे, यहां से भी डिवाइड V से करोगे। Is that clear? क्या मेरे पास एक फंक्शन आ गई P/V is equal to K divided by V square, या इसी को लिख सकता हूं मैं P/V is equal to K times 1/V square। अगर आप देख लो along y axis क्या प्लॉट करना है P/V, तो ये P/V आपका क्या बन गया, ये y बन गया। along x axis क्या प्लॉट करना है 1/V square, तो ये 1/V square आपका क्या बन गया, x बन गया। और K क्या है यहाँ पे, K is the slope,
इज दैट क्लियर? अगर आप देख रहे हो ये जो इक्वेशन मेरे पास है p by v is equal to k times 1 by v square, क्या ये इस फंक्शन को रिजेंबल कर रही है y is equal to mx and we know y is equal to mx का कर्व कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इज दैट क्लियर? तो इस आई मीन यहां पे भी कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्लियर? अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है p by v versus 1 by v, p by v versus 1 by v, you'll be starting with the basic equation. What is our basic equation? p is equal to k times 1 by v. This is our basic equation, correct? अब आपको इस साइड से क्या चाहिए? इस साइड से आपको p by v चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइड किससे करोगे? v से। अगर इस साइड डिवाइड v से किया तो इस साइड भी किससे डिवाइड कर रहा है? इस साइड भी डिवाइड v से कर रहा है। आपको ग्राफ किस किस के बीच में चाहिए? एक तो p by v के बीच में चाहिए और 1 by v के बीच में चाहिए, ठीक है? p by v को आप y मान लो और 1 by v को क्या मान लो? x मान लो, इज दैट क्लियर? तो p by v के बदले क्या लिख सकता हूं? y is equal to k times 1 by v के बदले क्या लिख सकता हूं? x, तो ये हो गया x और स्क्वायर साथ, y is equal to k x square। ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला लाइक दिस, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, log p versus log b, log p versus log b, you'll be starting with the basic equation. What is our basic equation? Our basic equation is y is equal to k divided by x, sorry, y is equal to k, our basic equation is p is equal to k divided by v, p is equal to k divided by v। अब मुझे y एक्सिस क्या चाहिए? यहां समझे log p चाहिए, यहां समझे log v चाहिए, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर लो? log से मल्टीप्लाई कर लो। आपके पास क्या आ जाएगा? log of p is equal to log of k minus log of v। अब along y एक्सिस क्या प्लॉट करना है? log p, ये आपका y हो गया। along x एक्सिस क्या प्लॉट करना है? log v, तो ये आपका क्या हो गया? x, ठीक है? और ये -7 है और ये क्या हो जाएगा? ये c बन गया आपके पास, ठीक है? और यहां पे जो m की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू, वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। क्या आपके पास इक्वेशन आ गई? y is equal -mx plus c, y is equal -mx plus c, और y is equal -mx plus c का कर्व कैसा होता है? y is equal -mx plus c का कर्व कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन बट विद द नेगेटिव इंटरसेप्ट, आई मीन नेगेटिव स्लोप, तो इसका कर्व कुछ ऐसा होगा, ठीक है? अब अगर आपसे पूछूं मैं, ये कर्व जो है ये कितना एंगल यहां पे बना रहा होगा? ये कितना एंगल यहां पे बना रहा होगा? देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो आपके पास स्लोप है m, ये जो यहां पे स्लोप मैं लिखूंगा, स्लोप किसके बराबर यहां पे? स्लोप इज इक्वल टू -m, इज दैट क्लियर? ठीक है? या इन जनरल अगर आपको लिखना होगा आप ऐसे लिखोगे। देखिए आप, यहां पे हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। यहां पे m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू यहां पे -1 है। tan की वैल्यू, tan थीटा शुड बी इक्वल टू -1, स्लोप tan थीटा शुड बी इक्वल -1, दैट मींस थीटा किसके बराबर होना चाहिए? 135 डिग्री, इज दैट क्लियर? tan of 135 डिग्री कितना होता है? -1 के बराबर होता है, तो थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी होनी चाहिए? 135 डिग्री होनी चाहिए, इज दैट क्लियर? ठीक है? इससे आपको मतलब नहीं कितना एंगल बना रहा है, आपको बस ग्राफ आना चाहिए, log p वर्सेस log v के बीच में ग्राफ कैसा होगा। सिमिलरली अगर मुझे pv वर्सेस p ग्राफ बनाना होगा, pv वर्सेस p, we'll be starting with the basic equation. What is our basic equation? p is equal to k divided by v। यहां मैं लिख सकता हूं pv is equal to constant, pv is equal to constant, मतलब p multiplied by v की वैल्यू हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो गया? सच दैट अभी भी इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के बराबर ही हो जाएगा। कैन आई सी pv प्रोडक्ट ऑफ pv, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर आप कितना भी बढ़ा लो, प्रेशर आप कितना भी बढ़ा लो, वॉल्यूम इवेंचुअली क्या होना है? वॉल्यूम डिक्रीज होना है, सच दैट इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? इनका प्रोडक्ट अभी भी क्या आएगा? वही कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है? तो pv वर्सेस p का कर्व कैसा होगा? इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, मतलब प्रेशर के चेंज करने से pv वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। प्रेशर अगर आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे आप इंक्रीज कर रहे हो प्रेशर के इंक्रीज करने से साइमल्टेनियसली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, बट अभी इनका प्रोडक्ट अभी भी क्या हो रहा होगा? अभी भी कांस्टेंट ही आ रहा होगा, मतलब pv की एक ही वैल्यू रहेगी। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर मुझे यहां पे ग्राफ प्लॉट करना होगा pv वर्सेस v, सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल pv की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर होती है, ठीक है? कोई भी कांस्टेंट, लेट्स से 10 के बराबर, 20 के बराबर, ठीक? pv की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है। अगर आप वॉल्यूम चेंज करोगे, प्रेशर एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा, सच दैट p मल्टीप्लाइड बाय v की वैल्यू अभी भी क्या आ रही होगी? वही कांस्टेंट आ रही होगी। इज दैट क्लियर? सो pv प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? मतलब वॉल्यूम के चेंज करने से p मल्टीप्लाइड बाय v के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज दैट क्लियर? तो यहां पे ये कुछ कर्व्स आपको याद रखने हैं जिससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बॉयल्स लॉ से। क्लियर? ठीक? अब यहां पर मैं एक और चीज आपको बता सकता हूं। देखिए आप, लेट्स से मैं ये वाला कर्व देख रहा हूं, देखिए आप,
देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला कर्व है, ठीक, P versus 1 by V, and this curve is made at constant temperature. Why? Because right now we are talking about which law? We are talking about Boyle's law, correct? So let's say this curve is made at temperature T1. This curve is made at temperature T1. Similarly, ऐसा एक कर्व बनाया मैंने which is made at temperature T2. Similarly, ऐसा एक और कर्व है which is made at temperature T3. Is that clear? ये मैंने तीन कर्व्स यहाँ पे बेसिकली बना दिए, ठीक? या इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं। देखिए आप फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है आपके पास which is made at temperature T1. This is one more curve, temperature T2. This is one more curve which is made at temperature T3. Now right here I have to tell which temperature is more, which temperature is less. मतलब कौन सा टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। कैसे आप देखोगे? वो एक चीज मैंने बताई थी आपको, कैसे आप चेक करते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर्स के बीच में कौन सी रिलेशन है, लाइक कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। करना क्या पड़ता है आपको सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी होती है पैरेलल टू y एक्सिस, दैट मींस यहाँ पे पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। अब ये लाइन आप देख रहे हो 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ठीक है? इन 3 पॉइंट्स पे आप कॉरेस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे वैल्यू देखो, मतलब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर एक्सिस पे वैल्यू देखो। टेम्परेचर T1 पे प्रेशर कितना होगा? P1। टेम्परेचर T2 पे प्रेशर कितना होगा? लेट्स से P2। टेम्परेचर T3 पे प्रेशर कितना है? P3। इज दैट क्लियर? अगर आप y एक्सिस की तरफ देख रहे हो, आपको सीधे दिख रहा है P3 की वैल्यू ज्यादा है, P2 की वैल्यू उससे कम है, P1 की वैल्यू उससे कम है। So I can simply say P3 is greater than P2, which is greater than what? Which is greater than P1. Clear? अब इसके बाद we already know the equation, the ideal gas equation, PV is equal to nRT, correct? ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने ये लाइन ड्रॉ करने से आपने किसकी वैल्यू कांस्टेंट रखी? 1 by v की एक ही वैल्यू रखी, आपने कांस्टेंट रखी 1 by v की वैल्यू, ठीक है? मतलब यहां पे आपने 1 by v की वैल्यू कांस्टेंट रखी। अगर आप 1 by v को कांस्टेंट रख रहे हो, दैट मींस आप इनडायरेक्टली किसको कांस्टेंट रख रहे हो? अगर आप 1 by v को कांस्टेंट रख रहे हो, दैट मींस आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है? अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, कैन आई से प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर? दैट मींस जो रिलेशन यहां पे प्रेशर्स के बीच में होगी, वही रिलेशन किनके बीच में होगी? टेंपरेचर्स के बीच में। इज दैट क्लियर? सिंस वी नो P3 is greater than P2, which is greater than P1. अभी मैंने आपको बोला जो रिलेशन प्रेशर्स के बीच में होगी, वही किनके बीच में होगी? टेंपरेचर्स के बीच में। So T3 should be greater than T2, which should be greater than T1. Is that clear? अब अगर ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर नहीं होता, अगर ये फॉर एग्जांपल प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर आता, तब जो रिलेशन आपकी प्रेशर्स के बीच में होती, उसी की ऑपोजिट रिलेशन यहां पे किनके बीच में होगी? टेंपरेचर्स के बीच में होती। Is that clear? This was all about Boyle's law। और यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है Boyle's law में? आपको ये ग्राफ्स याद रहने चाहिए। And remember always PV की वैल्यू at constant temperature is always constant। Is that clear? Alright guys, let's talk about now the new law, which is what we call a Charles law। अगर आप देख रहे हो इसका स्टेटमेंट, at constant pressure for a given amount of gas, volume is directly proportional to temperature in Kelvin। और इसको मैथमेटिकली उन्होंने लिखा है volume is directly proportional to temperature, बट एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे this temperature should be in Kelvin। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये जो volume is directly proportional to temperature at constant pressure, इसका मतलब होता क्या है वो देखते हैं। देखिए अगर आप जनरली मैथमेटिकल फॉर्म में देख रहे हो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर इन केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब अगर आप टेंपरेचर बढ़ाओगे, सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा, गैस का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। अगर आप टेंपरेचर कम करोगे, वॉल्यूम कम होगा, बट द कंडीशन इज एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो इसका एक्चुअली मतलब क्या है, देखिए अगर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के ऊपर मैं एक पिस्टन फिक्स कर रहा हूं, दिस पिस्टन कैन गो अपवर्ड्स, इट कैन कम डाउनवर्ड्स एज वेल, राइट? यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल्स रख लिए। क्या कर लिया मैंने? यहां पे मैंने गैस मॉलिक्यूल्स रख लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे चार्ल्स लॉ इस कंटेनर में जो गैस है उसके लिए अप्लाई करना है, तो मुझे यहां पे प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? प्रेशर मुझे यहां पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर लिया। फॉर एग्जांपल प्रेशर की वैल्यू मैंने रखनी है 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर की वैल्यू कितनी रखनी है? 1 एटमॉस्फेयर। बात समझना, मैंने यहां पे आपको बोला at constant pressure for a given amount of gas,
अमाउंट ऑफ गैस को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं, राइट। फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस मतलब क्या हो गया, दैट मींस जितने मोल्स आपके कंटेनर में पहले प्रेजेंट होंगे, बाद में कोई प्रोसेस होने के बाद तो उस टाइम पे भी नंबर ऑफ मोल्स सेम ही होंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे चेंज नहीं होने वाले, बिकॉज आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे कंटेनर में कहीं भी लीकेज नहीं है, गैस कहीं से बाहर नहीं जाएगी। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट, ठीक। अब इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो गैस आपने कंटेनर में रखी है, अगर आपको इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, एनर्जी सप्लाई करने से ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, क्या नहीं इससे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए, अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए क्या नहीं से प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर बढ़ गया क्या मुझे प्रेशर को बढ़ने देना है, मुझे प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है। प्रेशर ना बढ़े इसलिए इस पिस्टन को कहां जाना चाहिए, इस पिस्टन को ऊपर जाना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, उससे मॉलिक्यूल्स वापस से दूर दूर जाएंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहां पे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाने से पिस्टन कहां जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, और अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है दैट मींस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जो गैस होता है वो किसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सो कैन आई सिंपली से ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, बट दिस इज वैलिड एट कांस्टेंट प्रेशर। इज दैट क्लियर? सिमिलरली टेम्परेचर कम करने से क्या हो रहा होगा, ये पिस्टन ऊपर जा रहा होगा कि नीचे, ये पिस्टन नीचे आ रहा होगा। पिस्टन जब नीचे आ रहा है दैट मींस कंटेनर का वॉल्यूम कम हो रहा है, और अगर कंटेनर का वॉल्यूम कम हो रहा है दैट मींस जो कंटेनर में गैस प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम इवेंचुअली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो वही स्टेटमेंट मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में यहां पे लिखा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर आप कम करोगे वॉल्यूम कम होगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पे लिख सकता हूं मैं V is equal to K times temperature and this temperature should be in Kelvin. Is that clear? अब ये जो K ये यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट होता क्या है यहां पे, देखिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा होगा PV is equal to nRT, PV is equal to nRT जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी आपको आइडिया होगा PV is equal to nRT का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉ कहां पे वैलिड है, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूं V is equal to nRT divided by P, V is equal to nRT divided by P। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, क्या नहीं से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है कांस्टेंट, R की वैल्यू भी क्या है कांस्टेंट। या इसको लिख सकता हूं मैं V is equal to KT, जो मैंने यहां पे लिखा V is equal to KT, दैट मींस ये जो K है ये बेसिकली किसके बराबर है, कैन आई से दिस K is equal, ये जो K आपके पास कांस्टेंट है इट इज ऑलवेज इक्वल टू nR डिवाइडेड बाय P इन केस ऑफ व्हिच लॉ, एज पर योर चार्ल्स लॉ इज कंसर्न, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां पे K की वैल्यू क्या है, K is equal to nR डिवाइडेड बाय P, समझ रहे हो? और K और P आपस में किस रिलेशनशिप में, इनवर्स रिलेशनशिप में। अब यहां पे आपको करना क्या है, देखो आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। नंबर सेकंड, फॉर एग्जांपल जो मैंने यहां पे कंटेनर लिया है, लेट्स से कंटेनर में जो गैस प्रेजेंट है, लेट्स से उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा पहले V1, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है V1। लेट्स से जब गैस ने वॉल्यूम V1 ऑक्यूपाई किया है उस टाइम पे टेंपरेचर कितना था, टेंपरेचर T1 था, या मैं बोल सकता हूं टेंपरेचर T1 पे फॉर एग्जांपल गैस ने V1 वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, ठीक। अब अगर मैं इन दो पैरामीटर्स जो गैस के यहां पे ये दो पैरामीटर्स मैं डिफाइन कर रहा हूं, अगर इन दो पैरामीटर्स में से मैं कोई एक पैरामीटर की वैल्यू भी चेंज करूंगा, क्या नहीं से दूसरी पैरामीटर की वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, डेफिनेटली, ठीक है। मतलब अगर मैं टेंपरेचर T1 से कहां ले जा रहा हूं, T2 तक, वॉल्यूम V1 से कहां चला जाएगा, V2 तक। Is that clear? So this is the state 1 of the system and this is the state 2 of the system. ये इस सिस्टम की स्टेट 1 है और ये इस सिस्टम की स्टेट 2 है। क्या मैं स्टेट 1 पे चार्ल्स लॉ लिख सकता हूं, और प्रेशर ऑलरेडी क्या रख रहा हूं, प्रेशर में कांस्टेंट रख रहा हूं, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रखा मैंने, पहले वॉल्यूम V1 था, टेंपरेचर पहले T1 था। अब आपने टेंपरेचर चेंज कर लिया, टेंपरेचर चेंज करने से वॉल्यूम भी चेंज हो गया होगा, बट प्रेशर अभी भी क्या होगा, प्रेशर अभी भी कांस्टेंट होगा। क्या मैं स्टेट 1 के लिए चार्ल्स लॉ लिख सकता हूं? चार्ल्स लॉ की बेसिक फॉर्म क्या है, V is equal to KT। अगर मुझे स्टेट 1 के लिए चार्ल्स लॉ लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, V के बदले V1 is equal to K times T1, but this temperature right now should be also in Kelvin. Is that clear? Similarly,
सिमिलरली मैं स्टेट 2 के लिए भी चार्ल्स लॉ लिख सकता हूं, V2 is equal to K times what? T2, keeping what constant? Keeping pressure constant. Is that clear? दो इक्वेशंस को आप डिवाइड कर लो, ये जो इक्वेशन है आपके पास और ये इक्वेशन, इनको आपस में डिवाइड कर लो, आपके पास एक नेट इक्वेशन आ जाएगी, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज ऑलवेज इक्वल T1 डिवाइडेड बाय T2. ठीक है, ये इक्वेशन कहां पे वैलिड है? दिस इक्वेशन इज वैलिड एट कांस्टेंट प्रेशर. इज दैट क्लियर? तो जब भी आप चार्ल्स लॉ यूज किया करोगे, चार्ल्स लॉ में दो स्टेटमेंट्स आपको याद रखने, दो इक्वेशंस याद रखनी है, V is equal to KT और V1 by V2 is equal to T1 divided by T2. जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब हम इन इक्वेशंस का क्या करेंगे? यूज करेंगे, और सिखाऊंगा मैं आपको कैसे इन इक्वेशंस को यूज किया जाएगा. ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपको ग्राफ्स बनाने आने चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ग्राफ्स क्या है? देखिए आप ऑलराइट, चार्ल्स लॉ पे सबसे बेसिक ग्राफ अगर मुझे बनाना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चार्ल्स लॉ की इक्वेशन यहां पे लिख रहा हूं, V is equal to what? K multiplied by T and this temperature should be in Kelvin. This is the basic equation of Charles law. जो भी मुझे चार्ल्स लॉ पे ग्राफ बनाना होगा मैं उसमें ये इक्वेशन यूज किया करूंगा, इस इक्वेशन को यूज करके मैं ग्राफ्स प्लॉट कर सकता हूं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे क्या करना है, मुझे ग्राफ एक प्लॉट करना है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन केल्विन. अगर मुझे ग्राफ एक प्लॉट करना है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन केल्विन, वॉल्यूम अलोंग y एक्सिस मैंने क्या प्लॉट कर लिया, अलोंग y एक्सिस मैंने वॉल्यूम प्लॉट कर लिया, अलोंग x एक्सिस मैंने टेम्परेचर प्लॉट कर लिया, तो v के बदले क्या आ गया, y इज इक्वल, t के बदले क्या आ गया, t के बदले x आ गया, और k क्या है यहां पे स्लोप है. इज दैट क्लियर? और k की वैल्यू अभी हमने देखी किसके बराबर होती है चार्ल्स लॉ के लिए, k की वैल्यू k इज इक्वल टू m इज इक्वल टू व्हाट, nr डिवाइडेड बाय p. इज दैट क्लियर? ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके पास इक्वेशन है किसके साथ रिजेंबल कर रही है, y is equal to mx, और y is equal to mx का कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. इज दैट क्लियर? ठीक, और यहां पे अगर आपको स्लोप इसका चेक करना है, स्लोप चेक करना है, बहुत सारे तरीके हैं, या अगर आपको ये एंगल दिया होगा, ये वाला एंगल यहां से यहां तक का एंगल दिया होगा, उस एंगल का अगर आप tan वैल्यू लोगे वो क्या देगा आपको, स्लोप देगा. इज दैट क्लियर? अगर ये एंगल दिया होगा, अगर ये तीन पैरामीटर्स आपके पास दिए हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप स्लोप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो. यहां पे लिख रहा हूं मैं इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT कर्व, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT कर्व. अगर आपको VT कर्व का वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व का बट द टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, अगर इसका स्लोप चेक करना होगा, ये किसके बराबर होगा, स्लोप विल बी ऑलवेज इक्वल टू nr डिवाइडेड बाय p. क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लेट्स से मैं दो तीन कर्व्स ऐसे ही बना रहा हूं, लेट्स से दिस कर्व इज वैलिड एट प्रेशर P1, दिस कर्व इज वैलिड एट प्रेशर P2, दिस कर्व इज वैलिड एट प्रेशर P3. अब मुझे यहां पे चेक करना है कौन सा प्रेशर ज्यादा है कौन सा प्रेशर कम है. कैसे चेक किया जाएगा? सिंपली व्हाट आई बी डूइंग इज आई बी ड्राइंग वन लाइन. ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, लाइन एक ड्रॉ कर ली पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस मतलब पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस. ठीक, अब आप चेक कर लो पहले ये पॉइंट्स कहां पर, आई मीन कौन-कौन से पॉइंट्स पे कट कर रही है ये लाइन, तीन पॉइंट्स है. ठीक है, तो यहां के अकॉर्डिंगली आप ये तीन पॉइंट्स निकाल लो, और ये कौन सी एक्सिस है, वॉल्यूम एक्सिस. P1 पे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम V1 था, P2 पे वॉल्यूम V2 था, P3 पे वॉल्यूम किसके बराबर था, V3 के. क्लियर? सेम प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं. मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहां पे मैंने तीन वॉल्यूम्स डिनोट कर लिया. ठीक है, V1, V2 और V3. I can simply say on looking at the volume axis, I can simply say V3 is greater than V2, which is greater than V1. Correct? बट मुझे किन के बीच में रिलेशन चाहिए, मुझे प्रेशर्स के बीच में रिलेशन चाहिए. मुझे देखने कौन सा प्रेशर ज्यादा है कौन सा प्रेशर कम है. ठीक है, या तो आप इजीली चेक कर सकते हो, आप स्लोप चेक कर सकते हो, मतलब स्लोप ऑफ VT कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है, जहां पे स्लोप ज्यादा होगा वहां का प्रेशर कम होगा, जहां का मतलब ऐसा चेक कर सकते हो. सी एक तरीका, अगर आप ये तरीका ना अपनाओ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए ये आपके पास एक एंगल होगा, लेट्स से दिस एंगल इज θ1, ये जो यहां से यहां तक लेट्स से दिस एंगल इज θ2, और ये जो यहां से यहां तक का एंगल है लेट्स से दिस एंगल इज θ3. इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा कि किस लाइन का स्लोप ज्यादा है, क्या नहीं से P3 वाले का स्लोप ज्यादा है. ठीक है, जहां पे स्लोप ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर कम होगा. इज दैट क्लियर? तो क्या मैं सिंपली बता सकता हूं यहां पे ये जो P3 वाली लाइन है इसका स्लोप ज्यादा है, दैट मींस ये प्रेशर कम होगा, ये प्रेशर कम होगा. तो आप डायरेक्टली बता सकते हो P3 is less than P2 which is less than what, P1.
ठीक, या तो स्लोप कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करोगे, या जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, क्या आपको लाइन ड्रॉ करनी है, आपको 3 पॉइंट्स निकालने हैं, 3 पॉइंट्स यहां पे वॉल्यूम के निकाल लिए, इनके बीच में रिलेशन क्या है। अब इसके बाद हम करते हैं क्या, बेसिकली हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, अगर आपको याद होगा PV इज इक्वल टू nRT। जब मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, यहां पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दैट मींस कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, टेंपरेचर कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, क्या रख रहा हूं कांस्टेंट, टेंपरेचर। कैन आई से फर्स्ट ऑफ ऑल P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V, P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी कांस्टेंट, R की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट, और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मतलब मैं टेंपरेचर भी क्या रख रहा हूं, कांस्टेंट रख रहा हूं। कैन आई से यहां पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट मींस जो रिलेशन यहां पे वॉल्यूम्स के बीच में होगी उसकी ऑपोजिट रिलेशन यहां पे प्रेशर्स के बीच में होगी। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया होता, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आया होता, तब जो आपके पास रिलेशन वॉल्यूम्स के बीच में थी वही रिलेशन किनके बीच में होती, प्रेशर्स के बीच में। बट अगर आप देख रहे हो यहां पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट मींस जो रिलेशन यहां पे वॉल्यूम्स के बीच में है उसकी ऑपोजिट रिलेशन किनके बीच में हो जाती, प्रेशर्स के बीच में। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा मैं P3 इज लेस देन P2 व्हिच इज लेस देन P1। जो आपने कैसे चेक कर लिया, जो आपने स्लोप से भी चेक कर लिया, स्लोप के साथ भी सेम ही वैल्यू वाली थी, और यहां से भी आपके पास सेम चीज आ गई। इज दैट क्लियर? ये एक कर्व हमारे पास आ गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, आप कर्व एक प्लॉट करो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेंपरेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, टेंपरेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, कर सकते हो आप? क्या लगता है आपको, सेम कर्व आएगा? देखिए आप देखो कर्व में फर्क कहां पे होगी। मैंने आपको अभी बोला, जब भी आपको कोई भी कर्व बनाना होता है, किसी भी लॉ के लिए अगर कोई कर्व बनाना है आपको हमेशा बेसिक इक्वेशन यूज करनी होती है। ठीक है, यहां पे बेसिक इक्वेशन आपकी क्या है, V इज इक्वल K टाइम्स टेंपरेचर इन केल्विन, K टाइम्स टेंपरेचर इन केल्विन, और K की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है किसके बराबर है, nRT। ठीक है, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल V इज इक्वल K टाइम्स टेंपरेचर इन केल्विन, टेंपरेचर इन केल्विन को लिख सकता हूं मैं टेंपरेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई, V इज इक्वल K मल्टीप्लाइड बाय टेंपरेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273K, और K की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, मुझे ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, V वर्सेस टेंपरेचर इन केल्विन, दैट मींस अलोंग y एक्सिस क्या ले रहा हूं मैं, अलोंग y एक्सिस मैंने वॉल्यूम लिया, अलोंग x एक्सिस क्या ले रहा हूं मैं, टेंपरेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेंपरेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आपका x हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू x, और ये k क्या हो गया, ये m हो गया प्लस, और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू c के बराबर होगी। y इज इक्वल टू mx प्लस c का कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है? नहीं, ये ओरिजिन से थोड़ा ऊपर पास होगी, लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास कर्व आ गया किसका, वॉल्यूम और टेंपरेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड का। अगर मैं आपसे पूछूं ये इंटरसेप्ट यहां से यहां तक की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, कहने से इंटरसेप्ट C यहां पे 273K के बराबर है, और K की वैल्यू किसके बराबर है, यहां पर लिखूंगा मैं 273K, K की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है किसके बराबर है, nR डिवाइडेड बाय P। इज दैट क्लियर? ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास इंटरसेप्ट आ गया यहां से यहां तक। अब अगर आपसे पूछूं मैं स्लोप, स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप बेसिकली m के बराबर होता है, और m यहां पे किसके बराबर है, m यहां पे k के बराबर है। अगर m यहां पे k के बराबर है, दैट मींस स्लोप भी किसके बराबर है, k के बराबर, और k ऑलरेडी किसके बराबर है, खुद nR बाय p, दैट मींस इस कर्व का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, nR डिवाइडेड बाय p। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अगर आप इस लाइन को, इस कर्व को एक्सटेंड करोगे, ठीक है, इस कर्व को एक्सटेंड करोगे, ये जो यहां पे टेंपरेचर होता है ये हमेशा कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहां से आता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ देर में। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सिंपलेस्ट कर्व्स थे, किस के बीच में, वॉल्यूम और टेंपरेचर इन केल्विन, एंड एट द सेम टाइम वॉल्यूम एंड टेंपरेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें और कौन-कौन से कर्व्स बनते हैं वो हमने देखना है यहां पे। ठीक है, देखिए कुछ कर्व्स यहां पे प्लॉट करना है। फॉर एग्जांपल पहला कर्व जो हमने प्लॉट कर लिया which was वॉल्यूम वर्सेस टेंपरेचर इन केल्विन। दूसरा कर्व जो हमने प्लॉट ऑलरेडी कर लिया दैट इज वॉल्यूम वर्सेस टेंपरेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा कर्व जो आपके पास है दैट इज V डिवाइडेड बाय T वर्सेस टेंपरेचर। ठीक है, नेक्स्ट कर्व जो हमें प्लॉट करना है दैट इज VT वर्सेस T।
VT वर्सेस T एंड दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सिमिलरली VT वर्सेस T स्क्वायर, ठीक। इसके बाद मैं प्लॉट करने जा रहा हूं V वर्सेस 1/T, V वर्सेस 1/T। इसके बाद मैं प्लॉट करने जा रहा हूं V वर्सेस ln/T, V वर्सेस ln/T। इसके बाद मैं प्लॉट करने जा रहा हूं log V वर्सेस log T, ठीक है। और इसके बाद मैं प्लॉट करने जा रहा हूं V वर्सेस √T, ठीक है। ये कर्व्स मुझे यहां पे प्लॉट करने फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। आएगा आपको करना, इजीली आप कर सकते हो। जब भी आपको कर्व्स प्लॉट करने होते हैं आप हमेशा बेसिक इक्वेशन कंसीडर करते हो एंड वी नो द बेसिक इक्वेशन इज व्हाट, v इज इक्वल टू kt, v इज इक्वल टू kt। या इसी इक्वेशन को मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं, v डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू k, v डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू व्हाट, k। जैसे हमारे पास बॉयल्स लॉ में आया था pv की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट के बराबर आती थी, यहां पे हमेशा v बाय t की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर आएगी, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम और टेम्परेचर इन केल्विन, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन केल्विन, we know the basic equation v is equal to k multiplied by temperature in Kelvin, ठीक है। ये आपका along y axis क्या प्लॉट कर रहे हो, वॉल्यूम, along x axis टेम्परेचर इन Kelvin, ये क्या हो गया, ये m हो गया। और m की वैल्यू किसके बराबर है, k ऑलरेडी आपको पता है किसके बराबर होता है, nr divided by p, is that clear? What will be the nature of the curve? The nature of the curve will be the straight line passing through origin, straight line passing through origin, and this curve is made at constant pressure, it's made at constant pressure, is that clear? अगर आपको स्लोप चेक करना होगा, स्लोप की वैल्यू यहां पे किसके बराबर होगी, स्लोप की वैल्यू होगी, स्लोप will be equal to k and k we already know that is equal to what, nr divided by p, is that clear? Similarly अगर आपको एंगल दिया जाएगा, अगर आपको एंगल दिया जाएगा, अगर एंगल दिया जाएगा आप tan वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। एंगल दिया जाएगा, उस एंगल का tan वैल्यू लेना आपको, आपके पास स्लोप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमने देखा कर्व कुछ ऐसा आया था और ये कर्व कहां पे मीट हो रहा था, ये कर्व यहां पे इस पॉइंट पर, ये टेम्परेचर कितना था, मैंने बोला था आपको 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये एक और कर्व हमारे पास था। तीसरा कर्व v/t वर्सेस t। अगर आप देख रहे हो v/t वर्सेस t, जैसे हमारे पास pv की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती थी, वैसे ही यहां पे v/t की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब टेम्परेचर के चेंज करने से v/t की वैल्यू चेंज नहीं होगी, v/t की वैल्यू हमेशा क्या आनी है, कांस्टेंट आनी है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे चेक करना होगा यहां पे vt वर्सेस t, क्या करना होगा, vt वर्सेस t, and we always using basic equation is v is equal to k times t, is that clear? मुझे y एक्सिस से क्या चाहिए, मुझे यहां से चाहिए vt और यहां से मुझे टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो यहां से इस साइड से मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, टेम्परेचर, दैट मींस दूसरे साइड से भी मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, टेम्परेचर। तो मेरे पास vt is equal to kt स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब along y एक्सिस मैंने क्या लिया है, vt, ठीक है, will be equal k की बदले क्या आएगा m, और along x एक्सिस क्या लेना है मुझे, t, दैट मींस t की वैल्यू किसके बराबर है, x, और ये इसका स्क्वायर आ गया, y is equal to mx स्क्वायर या y is equal to kx स्क्वायर। इसका कर्व कैसा होता है, ऐसे कुछ ऊपर की ओर, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक। अब सिमिलरली अगर मुझे vt वर्सेस t स्क्वायर का कर्व चाहिए, vt वर्सेस t स्क्वायर का कर्व चाहिए, देखो मेरे पास इक्वेशन है v is equal to k times टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो along y एक्सिस यहां पे मुझे क्या प्लॉट करना है, vt, along x एक्सिस मुझे t स्क्वायर प्लॉट करना है। तो यहां से भी मल्टीप्लाई t से कर लो और यहां से भी मल्टीप्लाई t से कर लो, ये आपका y एक्सिस आ गया और ये t स्क्वायर को क्या ले रहा हूं, x ले रहा हूं, ठीक है। और ये क्या आ गया आपके पास, k आ गया, मतलब m आ गया, y is equal to mx, y is equal to mx का कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इज दैट क्लियर एवरीवन, ठीक है। ये यहां पे कर्व आ गया। नेक्स्ट कर्व जो हमारे पास है v और 1/t, v और 1/t के बीच में कर्व कैसा आना है, देखिए v is equal to what, v is equal to kt, ठीक। along y एक्सिस मैंने क्या लेना है, वॉल्यूम, along x एक्सिस क्या लेना है, 1/t। क्या इस इक्वेशन को लिख सकता हूं मैं v is equal k divided by 1/t, ठीक है, k divided by 1/t। अब वॉल्यूम और 1/t, along y एक्सिस में वॉल्यूम प्लॉट कर रहा हूं, along x एक्सिस में यहां पे 1/t प्लॉट कर रहा हूं, इज दैट क्लियर। अगर आप देख रहे हो वॉल्यूम और 1/t आपस में कौन सी रिलेशनशिप में है, इनवर्स रिलेशनशिप में है। जब भी मेरे पास कोई दो वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, उस टाइम पे व्हाट इज द नेचर ऑफ द कर्व, द नेचर ऑफ द कर्व इज रेक्टेंगुलर
hyperbola. Clear? Next is what? V versus LNT. V versus LNT. देखिए एक चीज आप याद रखना, अगर मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है, 5 को लिख सकता हूं मैं ऐसे भी, e raised for ln5, e raised for ln5. ये e और ln बेसिकली कैंसिल होते हैं, वो किसके बराबर आता है? वो 5 के बराबर ही आता है. इज दैट क्लियर? मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? v और ln t के बीच में कर्व चाहिए. देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है? v is equal to k times t, v is equal to kt. इसको मैं लिख सकता हूं v is equal to k times ln of what? या इसको लिख सकता हूं v is equal to k times e raised पर ln t. e और ln क्या होना है? कैंसिल होना है, ठीक है, और ये वापस से किसके बराबर आ जाएगा? v is equal to kt के बराबर आ गया. अब along y axis मैंने क्या प्लॉट करना है? along y axis v और along x axis क्या प्लॉट करना है? along x axis ln t. क्या ये आपके पास y is equal to k e raised पर x के फॉर्म में आ गया? एंड we know y is equal to k e raised पर x का कर्व कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है. ठीक, अब सिमिलरली log v वर्सेस log t का करो. बेसिक इक्वेशन v is equal to kt, v is equal to kt. log v वर्सेस log t, यहां से भी log से मल्टीप्लाई कर लो और यहां से भी log से मल्टीप्लाई कर लो. log of k into t किसके बराबर हो गया? ये आ गया बराबर log k प्लस log t. ठीक है, आपको किस किस के बीच में ग्राफ चाहिए? log v और log t के बीच में. ये आपका y हो गया और ये आपका x हो गया और ये log के क्या हो गया? log के स्लोप हो गया, सॉरी log के इंटरसेप्ट हो गया. और यहाँ पे m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कर्व कैसा है? y is equal to mx. m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1. y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c का कैसा कर्व होता है? इट इज स्ट्रेट लाइन. और यहाँ पे आप मुझे इजीली बता सकते हो एंगल कितना बन रहा होगा. देखो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर. स्लोप बेसिकली किसके बराबर होता है? tan थीटा. तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर आ गई. tan थीटा का 1 के बराबर होगा जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 होगी. तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा दिस विल बी बेसिकली पाई बाय 4. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट किसके बराबर है? sec which is equal to what? log of k. क्लियर? अब जो लास्ट कर्व यहाँ पे बन रहा है हमारा v और अंडर t के बीच में, ठीक है, बेसिक इक्वेशन v is equal to kt, v is equal to kt. along y axis मुझे v चाहिए, along x axis क्या चाहिए? अंडर t चाहिए. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v is equal to k अंडर t का होल स्क्वायर, अंडर t का होल स्क्वायर. along y axis क्या ले रहा हूँ मैं? वॉल्यूम. along x axis क्या ले रहा हूँ मैं? रूट t. ये x है बेसिकली, ये y है. along x axis क्या लिया मैंने? रूट t. अब रूट t के बदले क्या log x और ये आ गया इसका स्क्वायर और y is equal to kx स्क्वायर. और इसका कर्व कैसा होता है? इसका कर्व पैराबोलिक होता है. ठीक है, ये कुछ कर्व्स थे जो आपको बनाने आने चाहिए. इन कर्व्स में से कोई एक कर्व भी उठा के आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में और बताना चाहूंगा आपको कौन सा कर्व किसके लिए है. आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन. अब इसके बाद बेसिकली जो हमें पढ़ना है, जो चार्ल्स लॉ का नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हमें डिस्कस करना है. ठीक है.